नमस्कार दोस्तों। आज इस क्लास के जो टॉपिक हैं वो इस क्लास का टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। कोई सा भी कंटिन्यूअस टेंस हो उसको हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस हो तो पास्ट कंटिन्यूअस को भी हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस कह सकते हैं। सिमिलरली वी कैन से फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस टू फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो आज ये जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है इसको सीखते समय हमारा जो प्रोसेस होगा सीखने का वो क्या होगा, क्या हमारे स्टेप्स होंगे वो मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में जानेंगे। जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनके बारे में सीखेंगे। फिर नेक्स्ट हम सीखेंगे पहचान, यानी हम जो हिंदी में जो सेंटेंसेस होते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के उनकी क्या पहचान होती है। फिर उसके बाद में हम सीखेंगे आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश सेंटेंसेस। What is the identification of the English sentence which belong to future continuous tense? What is the specification? अगले में हम जो सीखेंगे वो होगा the translation of the Hindi sentences into English। और लास्ट में जो हमारा स्टेप होगा या हमारा जो प्रोसेस होगा वो होगा फिलअप एक्सरसाइजेज को फिल करना। इट मींस जो एग्जामिनेशन जो रिलेटेड एक्सरसाइजेज होती हैं, चाहे वो एकेडमिक एग्जाम्स हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उनमें जो पैराग्राफ आते हैं और उनमें ब्लैंक जो दिया हुआ होता है जो स्टूडेंट्स को फिलअप करने पड़ते हैं, तो वो भी आज हम यहाँ पर फिलअप करेंगे। तो ये हमारा प्रोसेस होगा। तो अभी जो पहला हमारा प्रोसेस का जो पहला स्टेप है एंड दैट इज टू नो अबाउट हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है वो होती है विल बी एंड शैल बी। विल बी एंड शैल बी। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, हमने जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो सीखा था, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शैल होती है। हमने जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो सीखे थे, जो विल के साथ क्या होगा, विल कहाँ लगेगा, किस तरह के सब्जेक्ट्स के साथ लगेगा, सेल कहाँ लगेगा, किस तरह के सब्जेक्ट्स के साथ में लगेगा, विल का क्या रोल होगा, सेल का क्या रोल होगा, ये जो सारी चीजें हमने सीखी हैं वो यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी हमारे लिए हेल्पफुल होंगी। क्योंकि जहां पे विल लगेगा वहां विल भी लगेगा इस टेंस में, और फ्यूचर इंडेफिनिट में जहां सेल लगा था फ्यूचर कंटिन्यूअस में सेल भी लगेगा। तो अगर आपने जो हमारी पिछली जो क्लास थी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की वो अटेंड की है तो बहुत अच्छा है। अब आपको ये टेंस समझने में बहुत बहुत आसानी होगी, बहुत आसान लगेगा, क्योंकि हमारा बहुत सारा जो कंसेप्ट था वो फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने सीख लिया है। और जिन स्टूडेंट्स ने वो क्लास अटेंड नहीं करी है या वो वीडियो नहीं देखा है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की क्लास को जरूर अटेंड करें। वो वीडियो आप जरूर देखें यूट्यूब चैनल पर जाके। अब विल बी एंड शैल, देखिए विल बी का जो यूज होता है वो सेकंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस के साथ होता है, और सेकंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं ही, सी, इट या किसी का भी नाम, और या फिर दे, इटसेट्रा, जो भी सेकंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस होंगे, ये जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं सेकंड और थर्ड पर्सन के, इनका हम एग्जांपल लिख देते हैं। और आपको मेन जो कंसेप्ट है वो है सेकंड और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट्स। अब और फर्स्ट पर्सन के जो सब्जेक्ट होते हैं आई और वी, उनके साथ शैल भी लगेगा। अब मैं आपको ब्रीफिंग ये भी कर देता हूं
कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है। तो फर्स्ट पर्सन जब मैं बोलता हूं, जो स्पीकर होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, जो सुनने वाला, जो लिसनर होता है वो सेकंड पर्सन होता है। तो सेकंड पर्सन को हम यू बोलते हैं, यू। क्योंकि अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं अपने आप को तो आई बोलूंगा और आपको यू बोलूंगा, लेकिन हम जब बातें कर रहे हैं तो अगर हम कुछ ऐसे आदमियों की बातें करें जो हमारे पास नहीं है, हमसे दूर है या हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं, तो हम उनके लिए थर्ड पर्सन बोलेंगे। और वो थर्ड पर्सन में जैसे कि अगर कोई मेल है तो हम बोलेंगे ही, अगर कोई फीमेल है तो हम उसके लिए बोलेंगे सी, या कई सारे लोग हैं तो हम उनके लिए बोलेंगे दे। तो ही, सी, दे या किसी का नाम, ये सभी थर्ड पर्सन में आते हैं और सेकंड पर्सन में आता है यू। तो हम यहां पे यू को भी लिख देते हैं यू। तो सेकंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन और या सब्जेक्ट कोई भी हो उनके साथ में आएगा विल बी, और फर्स्ट पर्सन का तो जैसे मैंने बताया जनरली आई और वी होते हैं, उनके साथ में आएगा शैल बी। तो ये तो हुई हेल्पिंग वर्ब्स की पहचान। अब अगला जो हमारा स्टेप है वो है पहचान हिंदी में। तो दोस्तों, जब कोई भी सेंटेंस जो हिंदी में है, उस हिंदी के सेंटेंस की क्या पहचान होती है जिससे कि हम ये कहें कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का है। तो हमने जो फ्यूचर इंडेफिनेट जब सीखा था तो हमने सीखा था कि कोई भी ऐसा काम जो आने वाले समय में होगा वो फ्यूचर इंडेफिनेट से रिलेटेड या फ्यूचर से रिलेटेड है। अब यहां पर फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात, फ्यूचर इंडेफिनेट का तो हमने सीखा। फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर इंडेफिनेट में फर्क ये होता है कि जो काम फ्यूचर में आने वाले समय में फिनिश होगा या वो काम एकम्प्लिश होगा वो फ्यूचर इंडेफिनेट में, और जो काम आने वाले समय में हम कोई समय फ्यूचर का जो टाइम बताएं कि उस टाइम पर वो काम प्रोग्रेसिंग में रहेगा, वो काम कंटिन्यूअस चल रहा होगा। तो जब आने वाले समय की हम बोले कि वो उस समय पर चल रहा होगा, यानी वो काम पूरा नहीं बल्कि कंटिन्यूअस में होगा, तब वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। हम बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड बातें हम करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा मकसद ये सब कुछ सीखना है, इसलिए है कि हम अपनी बातों को इंग्लिश में बोल सकें या इंग्लिश समझ सकें या करेक्ट इंग्लिश लिख सकें, वो है। तो हम अपनी जितनी भी बातें करते हैं उन बातों में बहुत सी बातें ऐसी होती है जो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस की बातें करते हैं, अब उन पहचानते हैं। देखिए एग्जांपल मैंने बताया, राम कल इस समय खेल रहा होगा। अब यहां पे आप देखिए कल, इस समय, कल का टाइम दिया है, यानी टाइम कौन सा दिया है? कल का। वो समय जो आने वाला है, आया नहीं है, जो समय आएगा उस समय की बात हम अभी कर रहे हैं। तो फ्यूचर के सेंटेंसेस वही होते हैं जो बात हम करें प्रेजेंट में, लेकिन कौन से समय की बात करें? जो समय आया नहीं है, यानी फ्यूचर की। तो हम किस समय की बात कर रहे हैं? कल इसी समय की। और कल इसी समय क्या एक्शन चल रहा होगा? खेल रहा होगा, खेल रहा होगा। अब देखिए यहां पे डिफरेंस करना आप सीखिए, फ्यूचर इंडेफिनेट और फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनेट में तो हमने बोला था कि कल ये काम होगा, हम कल दिल्ली जाएंगे, हम कल दिल्ली जाएंगे, हम शाम को टीवी देखेंगे। तो काम जो होगा वो आने वाले टाइम में एकम्प्लिश होगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर वो काम होगा, एकम्प्लिश होगा, पूरा होगा। लेकिन यहां पर जो है वो उस समय पर काम चल रहा होगा, प्रोसेसिंग में होगा। ये रहा रहे जो हमने सीखा था कि कंटिन्यूअस की जो पहचान है हिंदी में वो है रहा है, रहे, रही।
तो वो यहां पर भी लागू हो रहा है इस फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी, कि यहां पे आप देखिए खेल रहा होगा, राम कल इस समय खेल रहा होगा, तो रहा इसमें भी आ गया, और लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में गागेगी भी आया है। तो जो जब सेंटेंस के एक्शन वर्ड में गागेगी आए तो वो फ्यूचर का है, ये कंफर्म है। लेकिन अब फ्यूचर के चार होते हैं, उनमें से कौन सा है फ्यूचर इंडेफिनेट का है या कंटिन्यूअस का, परफेक्ट का, परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, वो भी डिपेंड करता है बाकी कीवर्ड्स पर। तो देखिए गागेगी आया तो फ्यूचर का, लेकिन रहा भी आ गया, रहा होगा, रहा होगा, तो रहा रहे जब भी साथ में आ जाता है तो इसका मतलब है फ्यूचर कंटिन्यूअस का है। ये तो कीवर्ड्स के साथ में पहचान वाली बात हो गई कि लास्ट में गागेगी आप देखें एक्शन वर्ड में, और रहा रहे देखें तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब आता है कंसेप्ट। कंसेप्ट यही है कि पूरे सेंटेंस को पढ़ने के बाद अगर उसका मीनिंग ऐसा निकल रहा है कि कोई भी काम आने वाले समय में, जो समय आएगा अभी नहीं है, और वो समय जरूरी नहीं है कि कब, कि उस समय के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए, हो सकता है वो समय आधा घंटे बाद का हो, 1 घंटे बाद का हो, 1 दिन बाद का हो, 4 दिन बाद का हो, महीने, साल, 2 साल, कितने भी बाद का, लेकिन वो जो टाइम बताया जाएगा वो टाइम अब के टाइम से अलग होगा। तो उस टाइम में अगर काम चल रहा होगा, काम प्रोसेसिंग में होगा, रेगुलर होगा, तब वो सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को बिलोंग करेगा। अगला एग्जांपल देखते हैं, हम रात को टीवी देख रहे होंगे। तो अब इसमें देखिए कीवर्ड्स के हिसाब से अगर हम पहचान देखें तो गागेगी होंगे आ गया, रहे होंगे, रहे भी आ गया, तो ये कीवर्ड्स के हिसाब से पहचान हो गई। अब कंसेप्ट के साथ में अगर देखें तो टाइम, रात को, रात को यानी रात का जो समय, अभी रात नहीं है, अभी दिन है, तो अभी का प्रेजेंट टाइम क्या चल रहा है, दिन, और ये टाइम किसकी बात कर रहा है, रात, तो दोनों अलग हुए, रात आने वाली है, तो रात के समय पर टीवी देख रहे होंगे। तो जब आने वाले समय को बोले कि ये काम उस वक्त चल रहा होगा, तो वो कंटिन्यूअस को बिलोंग करता है, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को। तो इस तरह से हिंदी के जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी ये पहचान होती है। कीवर्ड्स के साथ पहचाने तो रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, और अगर कंसेप्ट यही है कि आने वाले समय में पार्टिकुलर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर काम प्रोसेसिंग में होता है, रेगुलर चल रहा होता है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई to find the identification, the specification of the sentences of English. Now the identification is, my mother will be washing my clothes at this time tomorrow. My mother will be washing my clothes at this time tomorrow. My dear friends, as I always tell you that whenever we want to identify the kind of sentence or the tense of the sentence, so our motive, and we should find the helping verb of the sentence. So first of all, we should look for the helping verb. The helping verb, my mother, is the subject, and will be. Will be. Here will be is used. Or will be is the helping verb, and helping verb of which tense? Future continuous tense. तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल बी यहां पर यूज हुई है। दूसरा जो फॉर्म ऑफ वर्ब पहले नंबर पे आता है हेल्पिंग वर्ब, दूसरे नंबर पे आता है फॉर्म ऑफ वर्ब। तो क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, तो कंटिन्यूअस टेंस में जैसा कि हम पहले सीख चुके हैं, ऑलवेज फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, मींस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ होता है। तो वो भी हम चेक कर लेते हैं, मेन वर्ब जो होती है, मेन वर्ब के साथ में आईएनजी है या नहीं। विल बी वॉशिंग, यस हियर इट इज, वॉशिंग किया हुआ है, वॉशिंग,
तो वॉशिंग यानी मेन वर्ब में आईएनजी है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यहां पे यूज हुई है और हेल्पिंग वर्ब भी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू फैक्ट्स वी कैन से दैट दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस. Future continuous tense. We should read the whole sentence here. My mother will be washing my clothes at this time tomorrow. यहां पर टाइम भी दिया हुआ है, at this time tomorrow. फ्यूचर के टाइम को इंडिकेट किया गया है कि my mother will be washing, मेरी मां धो रही होगी. My clothes, मेरे कपड़ों को मेरी मां धो रही होगी. एट दिस टाइम, इसी समय, टुमारो, कल. तो देखिए कब की बात बोल रहा है ये सेंटेंस, कल की. कल इसी समय, अब जो समय हो रहा है इसी समय कल मेरी मां कपड़े धो रही होगी. यानी कपड़े धोने का जो काम है वो चल रहा होगा, प्रोसेसिंग में होगा. तो ये इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं. इंग्लिश के सेंटेंसेस की जो पहचान मैंने आपको बताई, फर्स्ट थिंग इज टू फाइंड और लुक फॉर द हेल्पिंग वर्ब, एंड सेकंड थिंग फॉर्म ऑफ वर्ब. तो हेल्पिंग वर्ब यहां पे विल बी है और फॉर्म ऑफ वर्ब भी सही फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की. सेकंड सेंटेंस, वी शैल बी एंजॉयिंग आवर हॉलीडेज नेक्स्ट मंथ इन शिमला. तो हियर आल्सो first we should look for the helping verb and form of verb. That the we is the subject here and shall be is the helping verb and enjoying is the verb. The shall be is the helping verb of future continuous tense. दूसरा, second thing is the enjoying, fourth form of verb. Both the conditions are satisfied here. हेल्पिंग वर्ब भी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की है और जो मेन वर्ब है वो भी, उसकी जो फॉर्म है वो भी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू कंडीशंस वी कैन से दिस सेंटेंस टू बिलोंग टू फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस. Let's translate this sentence. We shall be enjoying, हम एंजॉय कर रहे होंगे. और हॉलीडेज, हमारी छुट्टियों को, हम हमारी छुट्टियों को एंजॉय कर रहे होंगे. नेक्स्ट मंथ इन शिमला, अगले महीने. कब की बात कर रहा है, अगले महीने की. उस समय की बात कर रहा है जो समय अभी नहीं आया. यानी नेक्स्ट मंथ, इस ये महीना अलग है, अगला महीना बाद में आएगा, तो टाइम अलग हो गया. तो ये फ्यूचर को डिफरेंशिएट करने के लिए यही एक टाइम होता है, वो टाइम डिफरेंट हो जाता है. यानी टाइम जो कीवर्ड होता है वो अलग हो जाता है. नेक्स्ट मंथ, इन द इवनिंग, टुमारो, नेक्स्ट वीक, ये जो टाइम डिनोटिंग है वो अलग हो जाता है. तो इस तरह से हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस सीखा. अगला जो हमारा काम है वो है ट्रांसलेशन. हिंदी के जो सेंटेंसेस हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना. ट्रांसलेट करने से पहले मैं बता दूं, आप जानते भी हैं, अब तो हमने प्रेजेंट टेंस पूरा सीख लिया है, पास्ट टेंस पूरा सीख लिया है और अब हम फ्यूचर पे चल रहे हैं. तो हर टेंस के, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के भी 4 तरह के सेंटेंस होते हैं. जैसे अगर हम इसी सेंटेंस का एग्जांपल ले लें, राम कल इस समय खेल रहा होगा. दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव, जब किसी काम के होने की बात हो किसी सेंटेंस के अंदर, तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है. अगर यही सेंटेंस को मैं इस तरह से बोलूं, राम कल इस समय नहीं खेल रहा होगा, तो ये जो सेंटेंस है ये बन जाता है नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें नहीं आ गया, काम नहीं होने की बात कर रहा है. राम कल इस समय नहीं खेल रहा होगा, तो सेंटेंस कौन सा हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया. लेकिन टेंस अभी भी वही है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, खेल रहा होगा, नहीं खेल रहा होगा. कंडीशंस, जो टेंस की कंडीशन है अभी भी पूरी हो रही है. रहा होगा उसमें भी है, रहा होगा इसमें भी है. अब तीसरा, क्या राम कल इस समय खेल रहा होगा,
तो ये जो सेंटेंस है ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, टेंस अभी भी वही है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इस तरह से सेंटेंस की फॉर्म बदल जाती है, सेंटेंस का काइंड बदल जाता है। तो सेंटेंस कितने तरह के होते हैं? ऐसे 4 तरह के। चौथा जो सेंटेंस का काइंड है वो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और इसी को मैं अगर मैं बोलूं, क्या राम कल इस समय नहीं खेल रहा होगा, तो वो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव अफर्मेटिव। तो अगर सीरीज में हमें याद रखना चाहिए अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब हम इस टेंस के, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के चारों तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, और हम ये भी जानते हैं कि जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, 4 जो सेंटेंसेस होते हैं, चारों के सेंटेंस स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होते हैं। तो इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो मैं आपको लिख देता हूं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश बोलते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, यानी विल बी आएगा या फिर शैल बी आएगा, और इसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है। सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में मैं हमेशा आपको सिखाता रहता हूं। अभी फिर एक बार ब्रीफिंग कर देता हूं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर जब हम हिंदी से इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करते हैं, तब हिंदी के जो वर्ड होते हैं वो जिस सीरीज में होते हैं, इंग्लिश में उस सीरीज में हम नहीं बोलते इंग्लिश के वर्ड को। यानी पहले इसमें लिखा है राम, फिर लिखा है कल, फिर इस समय, और फिर खेल रहा होगा। तो अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ऐसे नहीं बोलेंगे राम टुमारो दिस टाइम प्लेइंग, नो, ऐसे नहीं बोल रहे होंगे। हमारा जो इंग्लिश में जब ट्रांसलेशन करके इंग्लिश के वर्ड का जो यूज है वो कैसे होगा, पहले कौन सा वर्ड आएगा, उसके बाद में कौन सा वर्ड आएगा, फिर कौन सा वर्ड आएगा। तो ये जो रूल है इसी को हम सेंटेंस स्ट्रक्चर कहते हैं, जैसा मैं हमेशा सिखाता हूं। तो वो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश बोलते हैं, फिर हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, और फिर हम बोलते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो इसी को अगर हम ट्रांसलेट करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट वो वर्ड होता है जो इस सेंटेंस में काम करने वाला है, यानी काम किसने किया, एक्शन किसने किया है, किसके बारे में हम बोल रहे हैं। तो राम कल इस समय खेल रहा होगा, तो एक्शन क्या है, खेलने का, लेकिन कौन खेल रहा होगा, राम। तो इसमें सब्जेक्ट कौन हुआ, राम। तो यहां पे सब्जेक्ट की जगह पे हम लिखेंगे राम। फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी। जैसे मैंने यहां पे आपको सिखाया था कि राम नाम है किसी का, तो किसी का जो नाम होता है तो नाम के साथ में हम विल बी लगाते हैं। तो यहां पे हम भी लगा देंगे विल बी, विल बी, और उसके बाद में आएगी वर्ब। तो वर्ब यानी एक्शन। एक्शन क्या हो रहा है, तो यहां पे एक्शन क्या हो रहा है, खेलने का। तो खेलना यानी प्ले। तो प्ले का प्लेइंग बन जाएगा राम विल बी प्लेइंग। फिर आता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहां पे क्या खेल रहा होगा, नहीं दिया, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। इसके बाद में इन्होंने दिया है टाइम, इस समय कल। तो राम विल बी प्लेइंग एट दिस टाइम, एट this time tomorrow, tomorrow। तो इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। अब अगला जो हमारा सेंटेंस है वो है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस यानी इसी को अगर हम नेगेटिव बनाए तो राम कल इस समय नहीं खेल रहा होगा, राम कल इस समय
नहीं खेल रहा होगा। अब इसमें आप देखिए जो अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें फर्क यह है कि इसमें फर्स्ट वाले में तो काम के होने के बारे में कंफर्म किया जा रहा है कि ये काम हो रहा है, तो वो अफर्मेटिव है, और इसमें काम नहीं होने के बारे में बोला जा रहा है कि ये काम नहीं होगा या नहीं हो रहा होगा। तो यहां पे नहीं खेल रहा होगा, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है इंग्लिश में, वो हम लिखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल नॉट बी, और या फिर आएगा शैल नॉट बी। इसके बाद में फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी एंड देन आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है। सेंटेंस स्ट्रक्चर जिसमें आप देखिए नेगेटिव है तो नॉट आ गया, और नॉट विल बी के बीच में आया है। हमने पहले भी ये सीखे हैं इस तरह के कि जब हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड से मिलके बनी हो, यानी हेल्पिंग वर्ब में दो वर्ड का यूज हो, तब उन जो नॉट आता है नेगेटिव सेंटेंस में तो बीच में आता है। तो यहां पे नॉट विल बी के बीच में आया और या फिर शैल बी के बीच में आया। तो अब हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश बोलनी है, तो सब्जेक्ट कौन है? राम। अब इजी हो जाएगा हमारे लिए, राम, फिर विल नॉट बी या शैल नॉट बी, तो राम के साथ विल नॉट बी आएगा, विल नॉट बी। फिर आएगा इसके बाद में फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, तो यहां पे वर्ब जैसे हमने अभी सीखा है प्ले, प्लेइंग, फिर एट दिस टाइम टुमारो, ये हमारा नेगेटिव ट्रांसलेशन हो गया, राम विल नॉट बी प्लेइंग एट दिस टाइम टुमारो। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। नेगेटिव में हमको नॉट भी बोलना पड़ता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर सिमिलर से होते हैं। अब अगला जो हमारा सेंटेंस काइंड है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस इंपॉर्टेंट सेंटेंस होता है। इसमें पूछा जाता है कि क्या ऐसा काम चल रहा होगा, जैसे इसी को अगर हम, जैसे ये है हम रात को टीवी देख रहे होंगे, इसको इंटेरोगेटिव बनाए तो क्या हम रात को टीवी देख रहे होंगे, इंटेरोगेटिव सिंबल लास्ट में आता है। अब इसमें आप देखिए क्या वर्ड पहले आया हुआ, हिंदी सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या पहले आया हुआ है, और पूछ रहा है आपसे कि क्या हम रात को टीवी देख रहे होंगे। तो इस सेंटेंस को अगर हम इसका जवाब लेना चाहें किसी से, अगर हम ये पूछे कि क्या हम रात को टीवी देख रहे होंगे, तो इसका जो आंसर होगा वो या तो यस में आएगा या नो में आएगा। तो ऐसा इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसका हिंदी में स्टार्टिंग में ही क्या लगा हो, शुरू में, और उसका एक्सपेक्टेड जो जवाब है वो यस या नो में हो, तो ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो होता है कि पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे विल या शैल, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बी बाद में आएगा, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा और इंटेरोगेटिव सिंबल। यानी जो हेल्पिंग वर्ब है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का हमने कई बार किए हैं, पीछे के टेंसेस में भी है किए हैं, अब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब तो जब हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड से मिलकर बनी हो, तो यहां पर भी दो वर्ड से मिलकर बनी है, विल बी या शैल बी, तो जो इंटेरोगेटिव को ट्रांसलेट करते हैं तो उसके स्ट्रक्चर में फर्स्ट वर्ड ही पहले आता है, विल बी का विल पहले आएगा, शैल बी का शैल पहले आएगा, और बी सब्जेक्ट के बाद में आता है, और फिर आती है वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो हम ट्रांसलेट कर लेते हैं इसको। सब्जेक्ट हमारे पास में हम हैं यहाँ पर,
क्या हम रात को टीवी देख रहे होंगे? तो हम यानी वी यानी फर्स्ट पर्सन का है, तो फर्स्ट पर्सन में सेल आएगा, सेल। फिर सेल के बाद में सब्जेक्ट यानी वी, और उसके बाद में बी, ये बी ई वाला, और फिर है वर्ब यानी एक्शन, एक्शन यानी काम, क्या काम हो रहा है? तो इसमें क्या काम हो रहा है? टीवी देख रहे होंगे, यानी टीवी देखने का काम हो रहा है, वॉचिंग देखना, तो एक्शन है हमारे पास में देखना, तो टीवी देखने के लिए वॉच का यूज करते हैं, वॉच। तो वॉच से क्या बन जाएगा? वॉचिंग, क्योंकि हमको फोर फॉर्म यूज करनी है। और ऑब्जेक्ट, अब तो ऑब्जेक्ट कौन सा वर्ड है इसमें? जो एक्शन कर रहा है, तो एक्शन से पूछो क्या कर रहा है? तो यहां पे क्या हम रात को टीवी देख रहे होंगे, तो क्या देख रहे होंगे? टीवी, तो टीवी यहां पर ऑब्जेक्ट है, वॉचिंग टीवी, और लास्ट में इंटरोगेटिव सिंबल। तो इस तरह से सेल बी वॉचिंग टीवी, क्या हम, अच्छा इसमें टाइम भी है, रात को, एट नाइट, एट नाइट, सेल बी वॉचिंग टीवी एट नाइट, क्या हम रात को टीवी देख रहे होंगे? अब जैसा कि मैं आपको बताता हूं, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और एक इंटेरोगेटिव और मैं लिखता हूं, हम रात को क्या कर रहे होंगे? हम रात को क्या कर रहे होंगे? तो इसमें आप अगर देखें तो ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि पूछा इसमें भी जा रहा है कि हम रात को क्या कर रहे होंगे, लेकिन इसमें क्या जो वर्ड है वो सेंटेंस के बीच में आया है। और दूसरा, इसमें इसका जवाब अगर लें, इस सेंटेंस का जवाब अगर लें, अगर हम पूछें किसी से कि हम रात को क्या कर रहे होंगे, तो हमको जो जवाब मिलेगा वो कुछ बोल के कि भी रात को हम ये काम कर रहे होंगे, तो काम बताएगा वो, आंसर में यस या नो नहीं आएगा, बल्कि कुछ बताया जाएगा। तो इस तरह के जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, जिसमें जो इंटेरोगेटिव जो वर्ड है वो सेंटेंस के बीच में आए, और उसका जो जवाब है, एक्सपेक्टेड जवाब, वो यस या नो ना हो, बल्कि कुछ बोल के कुछ जवाब हो। तो ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को जो हम ट्रांसलेट करते हैं, तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर में WH फैमिली के जो वर्ड हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, whom, whose, हाउ, इनका यूज होता है। तो इसको हम जो ट्रांसलेट करेंगे, तो सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड ही आता है। तो यहां पर ये जो क्या है, क्या को बोलते हैं व्हाट, व्हाट। इसके बाद में ये स्ट्रक्चर फॉलो हो जाएगा, व्हाट पहले आ गया, अब ये स्ट्रक्चर फॉलो हो जाएगा। तो व्हाट सेड वी डूइंग एट नाइट, यानी देखिए आप, व्हाट शैल वी बी डूइंग एट नाइट, यहां पे WH फैमिली का जो वर्ड होता है वो सबसे पहले आता है इस तरह के जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसमें, ऑलवेज। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ही आती है, फिर सब्जेक्ट आता है। तो हेल्पिंग वर्ब यहां पे क्योंकि दो वर्ड से है, तो पहली जो वर्ड है हेल्पिंग वर्ब शैल बी का, शैल पहले आया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर बी आया, यानी शैल बी के बीच में सब्जेक्ट आया, और फिर वर्ब, वर्ब क्या है? करना, क्या कर रहे होंगे, तो डू से डूइंग बन गया, और फिर एट नाइट, टाइम। तो व्हाट शैल वी बी डूइंग एट नाइट, हम रात को क्या कर रहे होंगे। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो दो तरह के होते हैं, दोनों ही तरह के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हमने यहाँ पे ट्रांसलेट करना सीखा। और अब जो अगला हमारा सेंटेंस काइंड है वो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसको भी हम यहां पर सीख लेते हैं।
इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर वो हम लिख लें यहां पे। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट बी, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में इंटेरोगेटिव सिंबल आ जाएगा। और या फिर हम नोट को स्टार्टिंग में अगर लिखना चाहे तो शेंट या वॉन्ट, फिर सब्जेक्ट वी, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट एंड इंटरोगेटिव सिंबल। जैसा कि हम पहले से सीखते आ रहे हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस होता है उसके जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो दो तरह के होते हैं। एक इस जो सेंटेंस स्ट्रक्चर जिसमें नॉट बाद में बोला जाता है सब्जेक्ट के बाद, और एक वो होता है जिसमें हम नॉट को अगर चाहें तो स्टार्टिंग में जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है उसी के साथ कंबाइन करके बोलेंगे, लेकिन कंबाइन करके जब बोलेंगे तो उसको शॉर्ट में बोलेंगे। जैसे बिल के साथ में अगर नॉट ज्वाइन हुआ है तो बिल नॉट की बजाय वॉन्ट, और सेल के साथ नॉट अगर लगाए तो सेल नॉट की बजाय हम सेंट बोले थे, सेंट, वॉन्ट या सेंट। और इस तरह से फिर हम कोई सा भी स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने स्टार्टिंग के जो हमारे वीडियोस हैं, जो हमारी क्लासेस हैं, उनमें बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है, खासकर प्रेजेंट टेंस के और पास्ट टेंस के जो क्लासेस हैं उनमें। अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो जरूर देखना, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा। तो अब यहाँ पे हम ट्रांसलेट करते हैं। एग्जाम्पल हम इसी को ले लेते हैं। हम रात को टीवी देख रहे होंगे, तो अगर इसको इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाए तो क्या हम रात को टीवी देख रहे होंगे? नहीं देख रहे होंगे। नेगेटिव भी है ये, तो नहीं देख रहे होंगे। तो इसमें क्या वर्ड भी आया है और नहीं वर्ड भी आया है। तो हिंदी के सेंटेंस में क्या वर्ड स्टार्टिंग में आया है और नहीं भी आया है, इसलिए इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले विल या सेल में से एक आएगा, तो विल और सेल में से क्या आएगा? सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सब्जेक्ट है हम यानी वी, तो फर्स्ट पर्सन का है तो सेल। सेल के बाद में फिर सब्जेक्ट सेल बी, फिर आता है नॉट बी, और फिर वर्ब यानी देखना, देख रहे होंगे तो वॉचिंग टीवी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है टीवी एट नाइट, इंटरोगेटिव सिंबल। तो यहां पे देखिए सबसे पहले हमने सेल, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर ये नेगेटिव भी है इसलिए नॉट, बी से पहले नॉट, सेल वी नॉट बी वॉचिंग टीवी एट नाइट। ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से ट्रांसलेट हो गया। सेल वी नॉट बी वॉचिंग टीवी एट नाइट। अब अगला जो हमारा स्ट्रक्चर है जिसमें नॉट को हमने कंबाइन किया हुआ, अगर हम चाहे तो उसका यूज भी कर सकते हैं। जैसे अब यहां पर सेल की जगह आ जाएगा सेंट, बाकी सारा वैसे ही रहेगा। सेंट वी वॉचिंग टीवी एट नाइट। इस तरह से इसका यूज भी कर सकते हैं, इस स्ट्रक्चर का। और मैंने इस दोनों स्ट्रक्चर में से कब
किसका यूज ज्यादा करना चाहिए, इसके लिए मैंने पिछली जो हमारी क्लासेस हैं उसमें बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर रखा है, तो वो आप जरूर देखना। यहाँ पे वैसे दोनों ही सही है, दोनों का यूज कर लेते हैं, और जो स्पीकिंग में हम सेकंड वाले का यानी शॉर्ट फॉर्म वाले का ज्यादा यूज करते हैं, और लिखने में हम दोनों का ही यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को सीखा है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को सीखते समय हमने उनके हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में जाना कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है और उनका यूज किस तरह के सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। फिर हमने हिंदी में जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी पहचान करना सीखा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस कौन से होते हैं। इंग्लिश में हमने पहचान करना सीखा कि इंग्लिश में क्या पहचान होती है, और फिर हमने सीखा ट्रांसलेशन करना। और अब जो हमारा नंबर आता है वो आता है कि जो एग्जाम्स में whether they are competitive exam और academic exams, दोनों ही तरह के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड पैराग्राफ दिया जाता है, और पैराग्राफ में फिलअप ब्लैंक दिए जाते हैं। उनमें हमको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी पड़ती है और रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब भरनी पड़ती है। तो अगर कोई पैराग्राफ में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड कोई सेंटेंस आता है और उसमें ब्लैंक दिया हुआ आता है, तो हम कैसे पहचानेंगे उस सेंटेंस को कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है, और उसको कैसे फिलअप करेंगे वो हम यहाँ पे सीख लेते हैं। तो देखिए, फिलअप एक्सरसाइज में मैंने सेंटेंस लिखे हुए हैं ऑलरेडी। द टीचर डैश टेक आवर इंग्लिश क्लास एट दिस टाइम टुमारो। द टीचर डैश, अब यहां पे सब्जेक्ट दे दिया टीचर और यहां पे ब्लैंक दे दिया और फिर वर्ब को ब्रैकेट में डाल दिया। देखिए, जब मैंने आपको यहां पे सिखाया था कि इंग्लिश में जो सेंटेंसेस होते हैं उनको पहचानने के लिए कि वो किस टेंस को बिलोंग करते हैं, तो मैंने दो कंडीशन शुरू में बताई थी आपको कि एक तो हेल्पिंग वर्ब, पहले हेल्पिंग वर्ब को ढूंढिए, तो हेल्पिंग वर्ब उस टेंस की होनी चाहिए, और फिर फॉर्म ऑफ वर्ब उसी टेंस की होनी चाहिए। तो अब यहां पर जब ब्लैंक दे देता है तो वो हेल्पिंग वर्ब को भी गायब कर देता है और वर्ब की फॉर्म भी नहीं बताता, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म को ब्रैकेट में डाल देता है। तो ये दोनों चीजें, दोनों कंडीशंस तो खत्म हो गई। अब क्या बचता है? अब बचता है कि टाइम डिनोटिंग वर्ब। वो टाइम, यानी अगर उन्होंने ये चीज, दोनों चीज को गायब कर दिया है, दोनों चीज को नहीं दिया, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं दी, फॉर्म ऑफ वर्ब भी नहीं बताए, तो फिर वो जरूर पूरे सेंटेंस में कोई ना कोई टाइम वर्ड जरूर देगा जिससे आपको पता चले कि ये किस टेंस की बात कर रहा है। तो यहां पर अब हम आगे पढ़ते हैं, इसको मोटे ट्रांसलेशन कर लेते हैं, रफ ट्रांसलेशन, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं। द टीचर टेक यानी लेना, आवर इंग्लिश क्लास, हमारी इंग्लिश क्लास को, एट दिस टाइम, इस समय पर, टुमारो, कल। अब यहां पे आप देखिए, एट दिस टाइम टुमारो, ये जो वर्ड है एट दिस टाइम टुमारो, इस समय, कल इसी समय, कल इसी समय टीचर है वो हमारी इंग्लिश क्लास लेगा या ले रहा होगा। तो अगर लेगा क्लास, जब तो हम ये इसको फ्यूचर इंडेफिनेट कर देंगे, यानी फ्यूचर इंडेफिनेट का रूल लगा देंगे, और अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस के हिसाब से अगर इसको भरेंगे तो यहां पर द टीचर थर्ड पर्सन है, तो विल बी, द टीचर विल बी टेकिंग, the teacher will be taking our English class at this time tomorrow। अब यहां पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि इसको तो फिर हम फ्यूचर इंडेफिनेट में या फ्यूचर कंटिन्यूअस दोनों में ही भर सकते हैं। तो देखिए, वैसे हमारा जो पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ में तो हमारा पूरे हर सेंटेंस एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, तो हमको इजीली पता चल जाता है कि पार्टिकुलर स्पेसिफिकली किस टेंस को बिलोंग करता है। लेकिन फिर भी यहां पर अगर हम देखें तो एट दिस टाइम, यानी पार्टिकुलर को बोल रहे एट दिस टाइम। अगर सिंपल टुमारो होता, सिंपल टुमारो, तब
तब तो ये इंडेफिनेट को 100% बिलोंग करता। लेकिन यहाँ पे एट दिस टाइम, इस समय पर, यानी कंपेयर कर रहा है कि अभी जो समय चल रहा है इसी समय कल ये जो इंग्लिश क्लास जो है वो टीचर ले रहा होगा, ये ज्यादा परफेक्टली सूट करता है। और ये हमने जितने भी अभी तक सेंटेंसेस पढ़े उसमें यही देता है कि आने वाले टाइम में वो टाइम बताता है कि इस समय पर वो ये काम चल रहा होगा, प्रोग्रेस में होगा। और फ्यूचर इंडेफिनेट में फिक्स टाइम दे दिया जाता है, ब्रॉड टाइम, कि उस समय पर ये काम होगा। तो यहां पर द टीचर विल बी टेकिंग आवर इंग्लिश क्लास एट दिस टाइम टुमारो। तो इसका ट्रांसलेशन अगर देखें कि टीचर कल इसी समय हमारी इंग्लिश क्लास ले रहा होगा। अगला देखते हैं, वी डैश सिट इन आवर न्यू हाउस एट दिस टाइम नेक्स्ट संडे। सिमिलरली फर्स्ट सेंटेंस की तरह ही ये सेंटेंस में भी अगर हम देखें तो यहां पर वी तो सब्जेक्ट है, ये ब्लैंक, यहां पे सिट जो वर्ब है उसको ब्रैकेट में डाल दिया इन्होंने। इन आवर न्यू हाउस यानी हमारे नए घर में, एट दिस टाइम इस समय पर, नेक्स्ट संडे अगले संडे, अगले संडे, इसी समय अगले संडे हम हमारे नए घर में सिट यानी बैठ। तो हम अब इसका रफ ट्रांसलेशन करें तो क्या हो जाएगा, अगले संडे को इसी समय हम हमारे नए घर में बैठे होंगे, बैठे होंगे। तो यहां पे ये हो जाएगा we shall be sitting, we shall be sit का सिटिंग हो जाएगा, ये सिट का सिटिंग। और वी के साथ में जैसे फर्स्ट पर्सन का है तो shall be, फर्स्ट पर्सन के जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें सिटिंग आता है, जैसे हमने यहाँ पे सीखा था ING के साथ shall लगता है, shall भी लगेगा। तो हमने यहाँ पे वी के साथ shall भी लगाया। फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यानी सिटिंग कर दिया, वी शैल बी सिटिंग इन आवर न्यू हाउस एट दिस टाइम नेक्स्ट संडे। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आप जो फिलअप होते हैं, जो ब्लैंक्स होते हैं, उनमें आप उनको फिलअप कर सकते हैं। अगर क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मिस कर देता है, वर्ब की फॉर्म को मिस कर देता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ब्रैकेट में डाल देते हैं, तब वो जरूर सेंटेंस में एक टाइम वर्ड जरूर देता है जिससे हमको पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है वो किस टाइप को बिलोंग करता है। तो जैसा मैं हमेशा बताता हूं कि हम जब ये कोई टेंस या कोई भी ग्रामर का टॉपिक सीखते हैं तो उस टॉपिक को सिर्फ सीखने के लिए नहीं सीखते। हमारा जो मोटिव होता है, हमारा जो मकसद होता है सीखने का, वो होता है कि उसको यूटिलाइज करें, उसको यूज करें हमारे डेली लाइफ में। और हमारा मकसद क्या है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्या है, वो है इंग्लिश बोलना सीखना, इंग्लिश लिखना सीखना, करेक्ट इंग्लिश लिखना सीखना। तो वो मोटिव को पूरा करने के लिए आप जितने भी आज हमने ये रूल्स एंड रेगुलेशंस सीखे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस के, उसको आप यूज करना है। आपको उनको छोटे छोटे से जो सेंटेंसेस हैं उनको बोलना, प्रैक्टिस करना है उनकी धीरे धीरे अपने आप, यानी अपने जो डेली लाइफ के जो सेंटेंसेस हैं उनमें उनको बोलना है। स्टार्टिंग में हम क्या करना चाहिए आपको, जैसे अपने घर में आईने के सामने खड़े होके छोटे छोटे से सेंटेंस बोलना। मैं कल सुबह में पढ़ रहा हूँगा, कल दोपहर को मैं खाना खा रहा हूँगा, परसों हम बाजार जा रहे होंगे। इस तरह के जो सेंटेंस है, अब मैं तो आपको हिंदी के ये बता रहा हूँ कि इस तरह के सेंटेंसेस को आप हिंदी ना बोल के आप सीधा इंग्लिश में इस तरह के सेंटेंसेस को बोलेंगे। We shall be going to market at this time tomorrow. I shall be bathing at 9 o'clock tomorrow. इस तरह से आप अपने आप छोटे छोटे से सेंटेंसेस को बोलने की प्रैक्टिस करना है। जब आप कई सारे सेंटेंसेस 10 से 15-20 सेंटेंस अपने आप बोल लो बना के, तो थोड़ी सी फ्लुएंसी आएगी आपके बोलने में। और फिर उन्हीं सेंटेंसेस में से एक दो सेंटेंस, 2-3 सेंटेंस आप अपने कोई भी घर में जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं,
जो भी हैं उनके साथ बोलने की कोशिश करें, तो और ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मल्टीपल हो जाएगा। उनके साथ जब आप बोल लेंगे तब आप इसी तरह के जो सेंटेंसेस है, रिलेटेड सेंटेंस, वो फिर आप अपने फ्रेंड्स या किसी और के साथ बोले। दिन में अगर 2-4 सेंटेंस भी आपने बोल लिए तब आप मान के चलिए कि आपकी शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि देखिए, ये जो इंग्लिश बोलना सीखना है, तो बोलने के लिए ये लैंग्वेज है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, तो आएगी कहां से? रूल्स कितने भी आप सीखते चले जाइए, क्योंकि बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं मेरे से ये बोलते हैं कि सर हमने ये सीख लिया ग्रामर का, ये सीख लिया हमने, तो टेंस वहां से सीख लिए, ये कर लिए, लेकिन फिर भी हम बोल नहीं पाते। बोल कहां से पाएंगे अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे? तो प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंस दोनों का होना बहुत जरूरी है। रूल्स जैसे जैसे आप रूल्स सीखें उसको प्रैक्टिस में लाएं और कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाएं। तो इसी उम्मीद, इसी आशा के साथ कि आपने जो कुछ भी सीखा है उस सबको आप अपने लाइफ में, अपने डेली की जो कन्वर्सेशन में, उसमें आप यूज करेंगे। मैं आज आपसे विदा लेता हूं और अगला जो हमारा टॉपिक होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें हमारी मुलाकात होगी। जब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।